हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों की सोयल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से अच्छे स्टूडेंट की खासियत करते हैं पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो, क्योंकि जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट कराएंगे जो आपकी किताब की बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो पेन और कॉपी साथ में चलो। पहले तो हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्या क्या होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी एक हमारा कैसा है, विशाल ब्रह्मांड का सूक्ष्म ग्रह, जिसका लगभग क्या होता है 6378 मतलब 6378 किलोमीटर है। जो अब उसके बाद आपसे पूछे कि एटमॉस्फेयर में मतलब वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन तो 78 से 79% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? बहुत मेन पॉइंट लिखाएंगे। वायुमंडल में कितने परसेंट? 78 से। यहीं पे आ जाती है एक क्या होगी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? 0.03%। कितने परसेंट पाई जाती है हमारी? क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। और आपसे पूछे नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? 78 से 79%। ऑक्सीजन 0.03% पाई जाती है। कोई दिक्कत? हाँ, ऑक्सीजन 0.03% पाई जाती है। ठीक, उसके बाद सूक्ष्म रूप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, उसके लिए हमें नहीं पता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जल कितने परसेंट पाया जाता है पीने योग्य, तो 3% अगर बताओगे। कितने पीने योग्य जल में लवण पाया। फिर उसके बाद थलमंडल। अच्छा, झूमिंग खेती किसे क्वेश्चन आता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अच्छा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्ट का मतलब शिफ्ट क्या होता है? अदला बदली करना। पुराने जमाने में की गई खेती शिफ्टिंग खेती थी। कैसे? पुराने जमाने में जब हमारे पास तकनीकियां नहीं थी, तब किसान लोग नदी के पास के एरिया के जंगल को साफ कर लेते थे, उसमें अपनी फसल को उगाते थे। जब तक उसकी सोयल फर्टिलिटी मतलब क्या होता है कि उसकी उपजाऊ क्षमता अधिक होती थी, उसमें फसल लेते रहते थे। जब उसकी क्या होता है, सोयल फर्टिलिटी कम हो जाती थी, उसको क्या करते हैं, छोड़कर दूसरी जगह पर फिर से जंगल को काट कर क्या करते थे, खेती करना चालू करे। ये लोग नदी के किनारे या तालाब के किनारे इसलिए करते थे कि वहां पे हमें पानी की सुविधा होती थी, उस सिंचाई के लिए हमें पता पानी की जरूरत होती। तो समझ गए। आपसे पूछे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मानव जहां पर जंगल के किनारे जहां पर पानी की सुविधा होती थी, उस जंगल को काट करके वहां पर क्या करता था, खेती की जाती है। इस प्रकार उसमें खाद और फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया जाता। जब उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती थी, तो फिर से दूसरी जगह पर जाकर पेड़ पौधों को काट कर क्या करता, फसल उगाता था। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? वेरी गुड। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। देख के मृदा विज्ञान की उत्पत्ति का विकास किसने किया था? मृदा विज्ञान की उत्पत्ति का विकास नहीं, मृदा विज्ञान की लिखते जाओ साथ में, विज्ञान की उत्पत्ति का विकास, साइलेंट, उत्पत्ति का विकास। मृदा विज्ञान की उत्पत्ति का विकास किसने किया था? तो अगर आपसे कोई पूछे वीवी डेक्यूसेव, यस, मृदा विज्ञान की उत्पत्ति का किसने दिया था? वीवी डेक्यूसेव ने दिया था। उसके बाद क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं, तो हमें मेन ही चीजें आपको हम बताएंगे जाके। उसके बाद ऊसर मृदा का सुधार का अध्ययन किसने दिया था? ऊसर मृदा के सुधार का, ऊसर मृदा का सुधार का, ऊसर मृदा के सुधार को किसने दिया था? तो अगर कोई पूछे ऊसर मृदा के सुधार को किसने दिया था, तो आप बताना। एक सेकंड। डीजे हिंसिक। कौन? डीजे हिंसिक। किसने दिया था? डीजे हिंसिक ने दिया था। ऊसर मृदा का किसने दिया था? डीजे हिंसिक ने दिया था।
उसके बाद अब आता हमारी क्या, सोइल साइंस किसे कहते हैं, सोइल साइंस, सोइल साइंस, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोइल साइंसेज पढ़ेंगे रखे रखे। तो लिखो मृदा विज्ञान की वे शाखा, मतलब सोइल साइंस की वे शाखा या मृदा विज्ञान की, मृदा विज्ञान की वह शाखा, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा के विषय में विस्तृत अध्ययन किया जाता है, मतलब सोयल के विषय में विस्तृत अध्ययन किया जाता है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सोयल साइंस कहते हैं। ओके, मृदा का जिसके में क्या विस्तृत, मतलब मृदा की सभी टाइप्स का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान या सोयल साइंस कहते हैं। अब ये सोयल केमिस्ट्री क्या आता है, उसमें केमिकल का अध्ययन किया जाता है। अभी हमें मेन चीजें पढ़ती हैं। अब यह सोयल फर्टिलिटी किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ जाए, सोयल फर्टिलिटी किसे कहते हैं, तो आप बताओगे इसमें मृदा की उर्वरा शक्ति का अध्ययन किया जाता है। सोयल फर्टिलिटी, सोयल फर्टिलिटी, सोयल फर्टिलिटी किसे कहते हैं, जिसमें मृदा की उर्वरता का अध्ययन किया जाता है, मृदा की उर्वरा शक्ति का, उर्वरा शक्ति का, मृदा की उर्वरा शक्ति का अध्ययन किसमें किया जाता है, सोयल फर्टिलिटी में किया जाता है। अब देखो मेन चीज है पीडोलॉजी किसे कहते हैं, पीडोलॉजी, पीडोलॉजी। तो पीडोलॉजी का मतलब होता है कि मृदा का निर्माण और वितरण और क्लासिफिकेशन। क्या पीडोलॉजी में क्या था, मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण, अभी परिभाषा नहीं लिखा रहे, आप समझो कि सर ने परिभाषा लिखा दी है। अध्ययन को बोल रहे हैं कि मृदा का निर्माण किया जाता है, इसमें वितरण और वर्गीकरण, वितरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकरण का। अभी इसकी हम परिभाषा अलग से आपको सभी की लिखवाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा कौन, इडिपोलॉजी। क्या है हमारा, इडिपोलॉजी। अच्छा, इडिपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इडिपोलॉजी के अंदर मृदा का उपयोग फसलोत्पादन और बागवानी, मृदा का उपयोग फसलोत्पादन, उत्पादन और वानिकी, साइलेंट बंद करो, आवाज बंद करो, वानिकी का अध्ययन किया जाता है। क्या पूछा, अगर पूछे कि इसके अंदर किसका, अभी परिभाषा बताएंगे, पीडोलॉजी की अलग है, इडिपोलॉजी। अगर आपसे पूछे कि इडिपोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तो बताओगे मृदा का उपयोग फसलोत्पादन और वानिकी का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं हम लोग मेन चीज पे, मृदा की परिभाषा लिखो। क्या, सोयल की परिभाषा। और अगर आपसे पूछे सोयल किस भाषा का शब्द बताओ, सोयल लैटिन भाषा का शब्द किस शब्द से लिया गया है, सोलम। सोलम का अर्थ क्या होता है, क्या, अर्थ। वेरी गुड, परिभाषा बताओ सोयल की, अगर याद हो आपको। भूमि की ऊपरी सतह, भूमि की ऊपरी सतह को या पृथ्वी की ऊपरी सतह को समतल में तो अगर आपसे कोई पूछे सोयल किस भाषा का शब्द है, रुक जाओ, लैटिन भाषा का शब्द है और किस शब्द से लिया गया, सोलम से लिया गया है। हाँ हाँ बताओ। मृदा वह परिवर्तनशील तथा प्राकृतिक पदार्थ होता है जो कि बारीक कार्बन तथा अकार्बनिक व सूक्ष्म संगठनों के द्वारा बनाया जाता है, जो कि पौधों की उत्पत्ति व विकास के लिए सहायक होती है। वेरी गुड। मृदा कहते हैं। जो भी हाँ, ऊपरी परत। अगर पूछे कोई हम सोयल का किसका ऊपरी परत का अध्ययन करते हैं, अंदर की परत का अध्ययन नहीं करते हैं ना, ठीक।
तो मृदा को हम अनेक शब्दों से पुकार सकते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? सोलम से कोई अर्थ पूछे क्या बताए? ऊपरी परत या क्या बताओगे? फर्श। ऊपरी परत हो गई और फर्श हो गए, है ना? क्योंकि इसकी परिभाषा तो हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट के लिए हम वही लिखाएंगे। तो बस आपको इतना पता है, सोयल हमारा किस शब्द का लैटिन है? सोलम से लिया गया, इसके ऊपरी परत या फर्श के नाम से जानते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब इसकी हम लोग क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे जाके। तो लिखो, मृदा की परिभाषा लिखो। हिलगार्ड के अनुसार, प्रोफेसर हिलगार्ड इन्होंने क्या बताया कि मृदा पृथ्वी का एक विशाल, वह शिथिल एवं चूर्णित भाग है, जिसे पौधे अपनी जड़ों की सहायता से एक आधार पोषक तत्व वृद्धि के लिए आवश्यक दशाओं, उतारो पटाख से, आवश्यक को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। अब कहोगे भैया ये तो परिभाषा कठिन है, तो पेपर में अगर आ जाए कि सोयल की परिभाषा लिखो, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? सोयल का लैटिन भाषा का शब्द है सोलम से लिया अर्थ है। फिर इसके हम लिखे कि मृदा के ऊपरी परत को भूमि कहते हैं। क्या बताएंगे? मृदा के ऊपरी परत को भूमि कहते हैं। फिर किसी भी प्रोफेसर के अनुसार लिखेंगे, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए किसी भी प्रोफेसर के अनुसार एक परिभाषा आपको जरूर याद होनी चाहिए। क्या बता? मृदा पृथ्वी का एक विशाल या शिथिल, बहुत आसान है। आपसे पूछे, मृदा पृथ्वी का एक क्या है? शिथिल और चूर्णित भाग है, जिसे पौधे अपनी जड़ों की सहायता से क्या करते हैं? पोषक तत्व वृद्धि के लिए आवश्यक दशाओं को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। मतलब जो भी क्या होते रखे, मिट्टी से क्या करते हैं? पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं। इतनी आसान, फिर से समझो। पृथ्वी का वे शिथिल, इधर से देखो, प्रदीप, शिथिल और चूर्णित भाग है, जिसे पौधे अपनी जड़ों की सहायता से क्या करते हैं? जड़ों के आधार होता है। बस पोषक तत्व वृद्धि के लिए क्या होते हैं? आवश्यक दशाओं को प्राप्त करने में क्या होते हैं? समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं। बस याद हो गई। उसके बाद हम आते हैं किसमें? पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन करता है? तो मृदा विज्ञान की वे शाखा जिसके अंदर स्वतंत्र पिंड मान कर अध्ययन किया। क्या होता है? स्वतंत्र पिंड मान का अध्ययन किया, जिसमें वर्गीकरण, अभी बता, आकार की, आंतरिक बनावट, संरचना का अध्ययन। अगर आपसे पूछे कि पीडोलॉजी की परिभाषा बताओ, तो आप बताओगे कि वे शाखा जिसके अंतर्गत स्वतंत्र पिंड मानकर अध्ययन किया जाता है और जिसमें वर्गीकरण, व्यवहार, आंतरिकी संरचना का क्या करते हैं? प्राकृतिक अध्ययन करते हैं। इडफोलॉजी में कोई पूछे तो वही हमने अभी बता दिया था, फसलोत्पादन और वृद्धि के लिए क्या है? जिसमें पौधों की वृद्धि का विकास, अच्छी फसल और फसलोत्पादन के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अब उसके बाद मृदा पौधों की वृद्धि के लिए उचित माध्यम क्या है? क्या कैसे पौधे अपनी वृद्धि? सबसे पहले क्या? आवश्यक पोषक तत्व। अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? 17। देखो आपकी किताब में वैसे 17 भी होते हैं, 18 भी होते हैं। तो आपसे कोई पूछे अगर रैंडमली 17-18 बता सकते हो, 18 भी सही है और 17 भी सही है।
प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और द्वितीयक पोषक तत्व हमारे होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। बाकी सब हमारे कैसे सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्म। उसके बाद नंबर 1 क्या हो गया? आवश्यक पोषक तत्व। नंबर 2 क्या पढ़ोगे? जल। भाई जल हमें पता है मनुष्य के जीवन या पौधों के लिए आवश्यक अंग है। जल के बिना क्या करते हैं हम लोग? पौधे अपना क्या था भोजन नहीं बना पाएंगे और उसका क्या था पौधों का विकास नहीं पाएगा। फिर ऑक्सीजन, हमें पता है हमारी वायुमंडल में 0.03% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ठीक। फिर टेम्परेचर, भाई हर फसल के लिए अनुकूल टेम्परेचर होगा तभी हमारी फसल उग पाएगी। अब उसके बाद डालो आप लोग क्या? सोयल कंपोनेंट, मृदा अवयव। सोयल कंपोनेंट, मृदा अवयव, सोयल कंपोनेंट। सोयल क्या होता है? कंपोनेंट। हम जानते हैं सोयल कंपोनेंट में कितने होते हमारे? 4 कितने होते हमारे पास? 5 4। 45% होता है, 5% होती है और 25 होता है। 25% क्या होती है? हमारी एयर होती है और 25% हमारा वाटर होता है और 45% क्या होता है हमारा? क्या? खनिज पदार्थ, मिनरल। और 5% हमारा क्या होता है? ऑर्गेनिक, मतलब कार्बनिक। क्या होता है? कार्बनिक। आपसे पूछे कि मृदा अवयव में क्या क्या पाया जाता है तो क्या बताओगे? पहले तो आप डायग्राम बनाओगे। 25% एयर पाई जाती है, 25% वाटर पाया जाता है। और फिर अब सुनो, मृदा विज्ञान के अंदर क्या होता है? 3 व्यवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस होते हैं। मृदा में 50% मात्रा में ठोस पाया जाता है। कितने परसेंट? 50% मात्रा में ठोस पाया जाता है। अगर ठोस का हम क्लासिफिकेशन करेंगे जाके तो कहते हैं 45% हमारा मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ होता है और 5% हमारा कार्बनिक पदार्थ होता है। इसी प्रकार ये 50% कितना ठोस पदार्थ है। ठीक। और ये क्या है? इसमें क्या? रंध्रावकाश है, रंध्रावकाश। आपसे कोई पूछे कि 50 मृदा अवयव में 50% तो रंध्रावकाश पाया जाता है। इन रंध्रावकाश में 25% एयर होती है और 25% वाटर होता है और 50% ठोस पदार्थ पाया जाता है। उसमें 45% खनिज पदार्थ होता है और 5% हमारा कार्बनिक पदार्थ होता है। और आपसे कोई कहते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए तो आप कर सकते हो। कैसे करोगे बताएं? देखो कैसे करोगे। हम कंपोनेंट पे डाला, सबसे पहले डालोगे रंध्रावकाश, क्या? फिर वायु डाल देंगे। रंध्रावकाश, इधर डालोगे ठोस, इधर इसको बांटोगे किसमें? जल और वायु। अभी इसमें भी जल को भी टाइप कर सकते हैं वायु में, तो इसमें क्या आता है? खनिज। आप इतने बांटोगे तब भी हो जाएगा, और कार्बनिक। इस तरीके से इससे क्या होगा? आपका पेज भरेगा और फिर डायग्राम, फिर आप थ्योरी लिख दोगे जो जो इसमें बोली गई है। ठीक। अब खनिज पदार्थ में क्या होता है? मृदा के ठोस लगभग में 90% क्या होता है? खनिज पदार्थ। भाई अगर हम 50 का 45% क्या होता है? 90% होता है। ठीक। अगर आप परसेंटेज पढ़े होगे तक, जिसमें क्या होता है? पत्थर, कंकड़, बालू, मिट्टी आदि होती है। ठीक। उसके बाद आता है हमारा कार्बनिक पदार्थ। हम जानते हैं जड़, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं क्या होता है? अवशेष अपना जीवन चक्र लाइफ स्टाइल से पूरा करते हैं। अगर आपसे पूछे कि कार्बनिक पदार्थ का फॉर्मूला बताओ, कार्बनिक पदार्थ का बताओ क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ का, कार्बनिक पदार्थ का अगर कोई फार्मूला पूछता तो बताओगे? कार्बनिक क्या बोलोगे? कार्बनिक, कार्बन मल्टीप्लाई 1.734, क्या बोलोगे? 1.724। ये क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ का फार्मूला होता है। फिर मृदा वायु, हमें पता है कि वायुमंडल में 78 से 79% में अब आ जाता है। अगर आपसे पूछे, देखो यहां से समझना, अब आते हैं हम किसमें? वायु में। अभी तो वायुमंडल में चले थे। अगर वायु में नाइट्रोजन पूछे 78 से 79%,
क्या हो गया नाइट्रोजन। अगर वायु में ऑक्सीजन मुझे कितनी बताओगे 21%। 21% क्या पाई जाती है ऑक्सीजन पाई जाती है। कोई दिक्कत ठीक। उसके बाद मृदा जल, अब इसको नोट कर लिया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग जल के। जल कितने प्रकार का होता है 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 पौधे कौन से जल को ग्रहण करते हैं केस का जल। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नहीं। तो मतलब जल के प्रकार। नंबर 1 केस का जल, रबों का पानी और आर्द्रताग्राही, हाँ, और वायुमंडलीय जल। हाँ वायुमंडलीय जल, हाँ गुरुत्वीय जल। पौधे कौन से जल को ग्रहण करते हैं पौधे केस का जल को ग्रहण करते हैं केस का जल। अच्छा केस का जल है तुम्हें पता क्या होता है केस का जल का मतलब होता है ये हमारी पौधे, ये प्लांट हो गया हमारा, मोटी परत में छुपा हुआ होता है। ये जो होती रखे इसकी निचली वाली परत में क्या होता है जल होता रखे। यहीं से क्या होती है केस का नली के द्वारा पानी इसको ग्रहण कर लेते हैं। हाँ पतली नली होती है ठीक। अगर पारगम में होती रखे रखे पारगम लोग देख तो नहीं सकते लेकिन इस वाली नली में छुपी होती रखे। और आपसे पूछे कि जल कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक अभी तक कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं। आपको ये चीज सरल इसलिए लग रही होगी आपने पढ़ रखा है, जिस बच्चे नहीं पढ़ रखा उसको इतना कठिन लगेगा रखे। उसके बाद हम इतना रखते हैं, इसके बाद हम कल आपको पढ़ाएंगे क्या सोयल प्रोफाइल। ओके थैंक यू।